नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में 6 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में 6ठे सेमेस्टर का। और कल जो आपका पेपर है लैंड लॉज का, लोकल लॉ जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लॉज बोलते हैं, उसका पेपर है। तो उस पेपर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पुराने वर्षों के पेपर के आकलन के आधार पर कहें तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उस पर हम इस विषय में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 4 यूनिट में आपको जो एक्ट पढ़ने होते हैं वो है, पहला यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 का, जिसमें आपको जोत चकबंदी के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा जो आपका एक्ट है वो है पंचायती राज एक्ट 1947, जिसमें आपको ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है एलएमसी, उसके बारे में पढ़ना होता है। भूमि प्रबंधक समिति उसको बोलते हैं। तीसरी यूनिट जो आपकी है उसमें यूपी अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन, जो बिल्डिंग्स हैं, शहरी क्षेत्रों में जो बिल्डिंग्स हैं उसमें लेट आउट कैसे किया जाएगा, भाड़े पर कैसे दिया जाएगा, उसके रेंट को कैसे तय किया जाएगा, और उसमें से अगर किसी को एविक्ट करना है, बेदखल किसी को करना है, तो किस ग्राउंड पर किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ना होता है। और जो आपकी चौथी यूनिट है वो आपकी यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, जो शहरी व्यवस्थाएं हैं उनकी प्लानिंग कैसे होगी, उनका विकास कैसे होगा, उसके बारे में है। और उसी में आपको यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट पढ़ना होता है, जिसमें आपको नगर पालिका अधिनियम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उसमें उनके विकास की जो योजनाएं हैं कैसे बनेगी, उनका क्या खाका तैयार होगा, कौन लोग तैयार करेंगे, क्या अधिकारी हैं, क्या पेनाल्टी लगती है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। पहली यूनिट की अगर हम बात कर ले, जहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल बनने की जो उम्मीद है, तो आपको सबसे पहले जानना है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, चकबंदी का मतलब क्या होता है। छोटे से इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा चकबंदी आपको समझा सकूं। चकबंदी का मतलब है कि जो आपके बिखरे हुए स्कैटर्ड जो चक्स हैं, जो आपके पीस ऑफ लैंड है, उनको इकट्ठा करके जो आपका सबसे बड़ा लैंड है, जो आपका सबसे बड़ा पीस ऑफ लैंड है, वहां पर आपको इकट्ठा दे दिया जाए, ताकि वहां पर आपकी जो जोतने की, बोने की, जो फसल को उपजाने की जो आपकी लागत है, जो ऊर्जा है, वो कम व्यय हो और उसमें आप अच्छा उत्पादन पा सकें। तो ये भूमि सुधार का एक अंग है, लैंड रिफॉर्म का एक तरीका है, लैंड रिफॉर्म करने का एक तरीका है, जो चकबंदी कहा जाता है। तो पहला सवाल आपको चकबंदी के बारे में जानना है, चकबंदी स्कीम के बारे में जानना है, कैसे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल कैसे बनता है, और शुरुआत इसकी कैसे होती है, कैसे कमेंसमेंट ऑफ चकबंदी सेक्शन 4 से शुरू होकर के, और कैसे इसको चकबंदी एक बार जब हो जाती है तब तक की जो पूरी प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल आपका कंसोलिडेशन का मतलब क्या है और कंसोलिडेशन की पूरी प्रक्रिया से रिलेटेड है। एक सवाल और उसमें से थोड़ा सा जोड़ के पढ़ लीजिएगा कि एक बार यदि चकबंदी हो जाए तो दोबारा चकबंदी करने के लिए कितने समय तक का इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और किस केस में चकबंदी को रीओपन किया जा सकता है उस समयावधि के पहले। दूसरा जो आपका सवाल है वो जो पोजीशन ऑफ चेक्स है, उसमें डिलीवरी, लैंड की पीस की डिलीवरी कैसे की जाती है, ये सब पूरी की पूरी जो बात है वो चकबंदी के प्रक्रिया के अंतर्गत ही आपको मिल जानी है। तीसरा सवाल जो आपका है वो जो यूपी पंचायती राज एक्ट है, उसमें आपको ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत दोनों पढ़ना है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के बारे में मुझे लगता है आप पहले पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो विशेष ध्यान देना है वो न्याय पंचायत पर देना है कि न्याय पंचायत के पास क्षेत्राधिकार कितना है, न्याय पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो पेनाल्टी लगाने की शक्तियाँ हैं, उसकी जो टैक्स इम्पोज करने की शक्तियाँ हैं, किन जगहों से वो टैक्स वसूल सकता है, किन चीज़ों पर पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। जो टेरिटोरियल और जो प्रोसीजरल पावर है न्याय पंचायत की, उसके बारे में अंडर सिविल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में उनके पास कोई ऐसा प्रावधान है भी नहीं। ग्राम पंचायत का आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, और ग्राम पंचायत के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको देखना है कि जो ग्राम पंचायत में जो सदस्यों की संख्या है वो कैसे बदलती रहती है, कि यदि इतने से इतनी जनसंख्या ग्राम सभा में है तो इतने मेंबर, इतने से इतनी जनसंख्या है तो इतने मेंबर, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके, 1000 से 2000, 2000 से 3000 ऐसे जनसंख्या दी हुई है। साथ ही साथ आप ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि जो ग्राम पंचायत को क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, क्या प्रधान को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल आपका है कि जो सूट फॉर एविक्शन है, सूट फॉर एविक्शन में जो आपको पहले मैं कह दूं कि जो रेंट वाला जो एक्ट है, उसमें आप पहले देखिए कि आप लेट किस बिल्डिंग को कर सकते हैं। जब आप बिल्डिंग को लेट कर सकते हैं तो आप उसके बाद उसमें थोड़ा सा पढ़िए कि आप जो उसका जो किराए की जो दर है, रेंट की जो दर है, उसको तय करने के लिए सबसे जिम्मेदार बड़ा अधिकारी कौन है, डीएम होता है। और क्या आप लेट की हुई संपत्ति को सबलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो एविक्शन का सवाल है कि किन ग्राउंड पर आपको आपके भाड़े के कमरे से एविक्ट किया सकता है। मान लीजिए आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं, जानकीपुरम में आप कमरा लेकर के रह रहे हैं, तो जब आपने कमरा लिया तो किन आधार पर आपको कमरा दिया जाना चाहिए
और किस आधार पर आपके रेंट को तय किया जाना चाहिए, और आप क्या ऐसा कर दें कि आपको वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। ये सारी बात आपको पढ़नी है एविक्शन वाले एक्ट से। और एक सवाल जो आपसे पूछा गया है उसी में जोड़ करके कि प्रोविजन रिलेटिंग टू बार ऑफ सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्राउंड, जो और कब आपके ऊपर मुकदमा लाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आपको उसमें एक प्रावधान दिया हुआ है कि आपको 30 दिन पहले नोटिस देनी है, आप उसमें देख लीजिएगा 30 दिन है या कितना हो सकता है, कुछ घट बढ़ गया हो, तो क्या आप 2 दिन पहले आप किसी किराएदार को नोटिस देकर के उसको एविक्ट कर सकते हैं कि नहीं निकलो, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, इस प्रकार का सवाल। स्टैंडर्ड रेंट का सवाल पूछा गया है। स्टैंडर्ड रेंट के सवाल में आपसे ये भी पूछा गया है कि जो प्रोसीजर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रेंट है वो क्या है, कैसे आप मानक किराए का, मानक भाड़े का दर जो है उसको तय कैसे करेंगे। उसके बाद जो आपका सवाल है वो है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और डेवलपमेंट की जो एडवाइजरी काउंसिल है, डेवलपमेंट अथॉरिटी और डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये पढ़ करके आपको आने की आवश्यकता है। जैसे आप मान लीजिए लखनऊ के हैं तो आपने एलडीए का नाम सुना होगा, आप गोरखपुर के आपने गीडा सुना होगा, बनारस के आपने बीडीए सुना होगा, जो भी बड़े महानगर हैं वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिसको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से आप जानते हैं। तो इन सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इनके पास पावर्स क्या है, कि इनके पास करने को होता क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ करके आइए। अगला सवाल आपका है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के अंदर इम्पोज कर सकती है, उन टैक्सेस के बारे में, हाउस टैक्स कौन लेगा, सरचार्ज कौन लेगा, बिजली का टैक्स कौन लेगा, तो उन टैक्सेस के बारे में कायदे से पढ़ करके आइए, जिनको लेने का, वसूलने का अधिकार म्यूनिसिपैलिटी के पास है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन सारे टैक्सेस को भी पढ़ लीजिएगा जो इनके आपको लगता है कि ये वसूलते हैं लेकिन वो नहीं है। दोनों प्रकार के टैक्सेस आप पढ़ करके आइएगा। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो फंक्शन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास जो पावर है, और वो सारे ग्राउंड्स जिसमें म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, लाइक ग्राम पंचायत का आप जो पढ़ रहे हैं रिमूवल, ग्राम प्रधान का रिमूवल आप जो पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ आप यहाँ भी पढ़िए पास में लिख करके चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा दोबारा कि चकबंदी की पूरी प्रक्रिया को कायदे से पढ़ करके आइए, न्याय पंचायत के पूरे कार्यक्षेत्र को, उसके पूरे क्षेत्राधिकार को कायदे से पढ़ करके आइए, बिल्डिंग को लेट आउट करने से लेकर के उसके स्टैंडर्ड रेंट के निर्धारण से लेकर के एविक्ट करने के ग्राउंड को और बार ऑफ सूट को कायदे से पढ़ करके आइए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में कायदे से पढ़ करके आइए। अर्बन प्लानिंग को समझिए कि अर्बन प्लानिंग में होता क्या है, कैसे प्लान तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान, जोनल प्लान को लेकर के खूब सवाल पूछे गए हैं, हो सकता है आपसे जोड़ करके मास्टर प्लान, जोनल प्लान रिपोर्ट पूछ लिया जाए। कई दफ़े किसी एक छोटे से चार्ज को पूछा गया है, सेस को पूछा गया है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वसूलती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पूरे पावर को पूछने के साथ साथ में वो सरचार्ज या सेस लगा दिया गया कि इसमें क्या वसूलने की प्रक्रिया है, क्या है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के 6ठे सेमेस्टर के भाई बहनों के लिए जो भी यहाँ पर अपना एग्जाम देने वाले हैं। और अगला वीडियो लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।